ज्यादा कॉस्टली है। चलिए टॉपिक तो दिख ही रहा है, सब लोग लिखते भी जाएंगे, काम का है आज का टॉपिक, है ना, क्योंकि इससे प्रश्न सीधे सीधे तौर पे बनते हैं और परसेंटेज आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नोट डाउन, जिसको जिसको लिखने बोलूंगा वो चीजें आप लोग लिखते जाएंगे। टॉपिक है छत्तीसगढ़ में वन और वन संपदा। इसको केवल वन नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जल भी संसाधन है, खनिज संसाधन है, वैसे ही वन संसाधन है। वनों के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से ही वन संपदा और समृद्ध राज्य रहा है। प्राचीन काल से मतलब है कि हमारा जो मध्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, शुरू से ही पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है? वनों से घिरा हुआ है। इसका प्रमाण ये है कि हम आज भी 2025 के भी आंकड़े अगर उठा के देखें तो सबसे ज्यादा वन वाला जो जिला राज्य मिलेगा आपको वो मध्य प्रदेश मिलता है ना। कारण ये है कि पूरा का पूरा क्षेत्र किससे ढका हुआ है? वन से ढका हुआ है। क्योंकि इसी से हमारा राज्य मध्य प्रदेश से ही कटा हुआ है, इस कारण से इसका प्रभाव भी हमारे यहाँ राज्य में छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो आखिर वन का कनेक्शन किससे किससे है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो पहले चीज ये बात जान लीजिए, वन पढ़ेंगे मतलब वन कहाँ रहेगा? धरती के ऊपर ही रहेगा। धरती के ऊपर अगर वन है तो पूरा का पूरा वन अगर फैला हुआ है किसी क्षेत्र में तो वहां कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। लोग तो मैदान में रहना पसंद करते हैं, तो वहां पे रहने वाले कुछ लोग, जो ऐसे लोग जो वन में निवास करते हैं उनको कहा जाता है वन में निवास करने वाले वनवासी। तो वनवासियों के बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी है। उसके साथ साथ उनकी संस्कृति को कि वन के अंतर्गत है तो किसी भी प्रकार का उन लोगों को बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ वन में मिलने वाले क्या वनोपज, वन उत्पाद या वनोपज से कैसे उन लोग अपना गुजारा बसर करते हैं, क्योंकि जंगल है मतलब खेत नहीं, खेत नहीं मतलब आजीविका का साधन नहीं, धान उत्पादन नहीं, गेहूं उत्पादन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन लोग किससे अपना गुजर बसर करेंगे? वनों से प्राप्त होने वाले उपज, जिसको हम लोग बोलेंगे वनोपज। उसके साथ साथ जो उनको उपज मिलती है उसके माध्यम से वहां पर उद्योग लगाए जाते हैं, वन आधारित उद्योग। कल पढ़े थे वन आधारित उद्योग में एक जबरदस्त उद्योग जिसको हम लोग पढ़े थे, वो कौन सा था? खैर उद्योग, कत्था उद्योग। कौन से जनजाति के द्वारा? खैरवार जनजाति के द्वारा। और ये तो खैर लोगों की आजीविका और वनोपज से प्राप्त चीजें हैं, लेकिन एक सबसे मेजर चीज ये है कि वन में इंसानों से ज्यादा अधिकार है वहां के वन प्राणियों, है ना। इंसान अगर देखें तो इंसान को रहना चाहिए मैदान में, वो कहाँ है? देख बंद कर दे, वो कहाँ है? इंसान कहाँ चला जा रहा है? वनों की ओर अग्रसर हो रहा है। और वन प्राणी वन छोड़कर कहाँ आ रहे हैं? मैदान में आ रहे हैं। इसी को कहा जाता है, ये आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो ये समझेंगे आप लोग, ये क्षेत्र है जहां कौन रहता है? मानव। ये क्षेत्र कौन सा है? जहां कौन रहते हैं? वन्य प्राणी। अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब है दोनों चीजें। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए धीरे 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 कहां जाता जा रहा है? इस वन के इस हिस्से को कब्जा करके आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर भी पहले वन प्राणी रहते थे, उन लोग तो वही हैं। मानव कहां जाता जा रहा है? वन की ओर। ऐसे स्थिति में कभी कभी वन प्राणियों का हमला अगर मानव की ओर होता है तो मानव के द्वारा इनको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। और कहा जाता है कि जो शेर है, तेंदुआ है, भालू है ना, रिहासी इलाके में आ गया है, मानव क्षेत्र में आ गया है, लेकिन वो नहीं आया है। कौन गया है? हम लोग गए हैं। तो इसी कारण से कहा जा रहा है मानव और वन्य प्राणी के बीच क्या हो जा रहा है? भी द्वंद्व हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में मानव क्योंकि सर्वशक्तिमान है कलयुग में, है ना, तो ऐसी स्थिति में वन्य प्राणी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जिस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में वन है, जंगल है, वहां आज भी वन प्राणी बहुत ज्यादा मात्रा में है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में भी वन प्राणियों को
बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करते हुए हम लोग क्या बना के रखे हैं, उनके लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चीजें आती हैं आपको किसमें, वन में। वन में रहने वाले जीव जंतु को रक्षा कैसे करें, तो रक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अलग अलग वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सामान्य हमारे प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति होने के कारण से हमारे यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलेंगे, वन, सभी प्रकार के वन हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। हमारा जो राज्य है, जो कि समझे हम लोग, अगर पूरे भारतवर्ष में अगर इसको समझा जाए तो हमारा जो राज्य है किस किस जगह पर है, भारत के मध्य क्षेत्र में। ये आप नक्शे में देख सकते हैं, पूरे भारत में यहाँ है। चूंकि हम लोग इधर की रेखाएं पढ़ते हैं और रेखा पढ़ते पढ़ते हम लोग जब आते हैं तो हमारा जो राज्य है इस प्रकार से एक रेखा काटती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा इसको बीचों बीच काटती है, और कर्क रेखा की विशेषता ये होती है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पर सीधी सीधी लंबवत पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होती है, शुष्कता अधिक होती है, और जो भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे, कौन से पेड़ पाए जाएंगे, शुष्क, और पेड़ों की प्रकृति होगी पर्णपाती, अर्थात ऐसे पेड़ पौधे जो एक ही समय में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं गर्मी को देखते हुए, ऐसे पेड़ या ऐसी वनस्पतियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो पर्णपाती में, और इसमें इस इलाके को कहा जाता है, पूरे छत्तीसगढ़ के इस हिस्से को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला इलाका क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दो प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, एक मिलता है शुष्क पर्णपाती और एक होता है आर्द्र पर्णपाती। वनों के प्रकारों में अगर हम लोग इसको भौगोलिक वर्गीकरण करें तो दो टाइप के वन पेड़ मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। पेड़ पौधे वही है, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती किसको कहा जाता है, ऐसे पौधे जो अपनी पत्तियां एक समय में आकर क्या कर देती हैं, गिराती हैं, और नए पेड़ पौधे एक समय में एक ही साथ लगते हैं। पेड़ों की ऊंचाई उसकी जलवायु के हिसाब से कम ज्यादा होती है। ठीक है, उधर चला, आगे बढ़े। अब एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो अभी भारत में या किसी राज्य में कितने पेड़ हैं उसकी गिनती की जाती है। ठीक है, अब देखिए पेड़ों की गिनती कैसे की जाएगी, भाई पेड़ गिनती की जाती है लेकिन कैसे, सब पेड़ को गिना जाएगा और गिना जाता है, जंगल में जितने पेड़ है सबको गिना जाता है और बताया जाता है कि कितना पेड़ है। ये संभव कैसे होगा, तो इसके लिए जो भारत सरकार है वो करता है ISFR, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण इसको कहा जाता है, भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट। ये हर 2 साल में रिपोर्ट जारी करती है और जंगल में कितने प्रतिशत वन है इसको बताती है। ये वाले आंकड़े आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट आंकड़े आपको मैं बता रहा हूं। अभी हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 तक की गिनती कर ली गई है और ये बताया गया है कि पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में जितना भारत का एरिया है ना, पूरे भारत के एरिया में 25.17% क्या है, वन है। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भारत में वन कितना है, पूरा मिलाकर के वन और उसका पूरा एरिया कितना है। इसमें 3 प्रकार के आंकड़े आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कैसे कैसे आंकड़े को समझना है और प्रश्न पूछा कैसे जाता है। ISFR या की रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहता है कि भारत की बात में, छत्तीसगढ़ नहीं बता रहा हूं मैं, भारत में कितने प्रतिशत वन है, टोटल 25%, जिसमें से 2 प्रकार के वनों को बांट के
पढ़ा जाता है। एक को पढ़ा जाता है वन आवरण और एक को पढ़ा जाता है वृक्ष आवरण। ये दोनों मिलाकर के होता है वन क्षेत्रफल। स्क्रीन में यहां तक दिख रहा है क्या? वन आवरण, वृक्ष आवरण और वन क्षेत्रफल। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो अच्छा चीज है कि आप लोगों को अच्छे से डीपली समझ में आ जाएगा। वन आवरण क्या होता है? अब पेड़ों की गिनती कैसे की जाती है? कैसे की जाती है बताएंगे कोई? कैसे गिने हम लोग पेड़ पौधे? चलिए बैठिए। कैसे लेट से आज जी? बताओ। चलिए समझ लेंगे। तीन चीजें समझा रहा हूं मैं, और यहाँ पे तीन आंकड़े हैं। एक आप लोगों को दिख रहा होगा 21.76%, एक हो रहा है 3.41%, है ना? और सबको जोड़ने पर कितना हो रहा है? 25.17। वन आवरण क्या है? हमारे यहाँ भारत में 21.76% वन आवरण है और 3.41% वृक्ष आवरण है और पूरा मिलाकर के 25.17 पूरा वन का क्षेत्रफल है। इसको निकालने के लिए पूरे एक एक पेड़ को नहीं गिना जाता। इसके लिए किया जाता है 1 किलोमीटर एरिया को देखा जाता है। जैसे ये 1 किलोमीटर का एरिया है, आपके गांव का 1 किलोमीटर का एरिया मान लेते हैं। अब इस 1 किलोमीटर के एरिया में दायरा क्या है? 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें मान के चलो यहां पर पेड़ है, यहां पर पेड़ है, यहां पर पेड़ है, ठीक है? तो पेड़ों के जो एरिया है, पेड़ का छांव होता है ना, छत्र या छांव, इस छांव के एरिया को नापा जाता है। भाई पेड़ को ऐसे चढ़ के टेप से इस पर थोड़ी नापा जाएगा, है ना? एक निश्चित समय अवधि में इसके छांव को एक मानक रूप से नापा जाता है और ये देखा जाता है कि 10% इस क्षेत्र में पेड़ होने चाहिए और 10% पेड़ है और उसके छत्र को नाप कर बता दिया जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने क्षेत्र में वृक्ष है। अब इसके छाए को नाप लिए, नापने के बाद ये पता चला कि इस 1 किलोमीटर में 300 मीटर के दायरे में क्या है? पेड़ की छाया है ना? ऐसे पूरा छांव ऐसे पड़ गया तो ये मान लिया जाएगा कि 300 वर्ग मीटर क्षेत्र है, जो पूरे 1 मीटर का कितना परसेंट एरिया को ले रहा है? ये 30%। समझ रहे हो? तो ये क्या कहलाएगा? वन आवरण। 10% हिस्से को रेंडम होना चाहिए, उसको वृक्षावरण, और 10% का मानक ना हो तो उसको कहलाता है वृक्षावरण, है ना? इसीलिए ये वाला कम रहता है। कौन सा? वृक्षावरण। और वन आवरण ज्यादा होता है। तो पूरे भारत के वृक्षों को अगर अनुमान लगा लिया जाता है कि पूरे, और दोनों को जोड़कर क्या लिया जाता है? पूरे पेड़ जितने हैं उतने का परसेंट, इतना परसेंट हमारे क्षेत्र में वन है। तो इस पूरे क्षेत्र में भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वे में इस बार आया है 2023 रिपोर्ट, अभी आया है ना 2025 फरवरी को, जनवरी में आया है, जनवरी 2025 को रिपोर्ट आया। और पेड़ की गिनती कब हुई है? 2023 तक 25.17% वन है। ये ना जाने कितना बार पूछा जाएगा 2 साल के अंदर किसी परीक्षा में, और कभी कभी ये वाला आंकड़ा आ जाए तो ध्यान रखेंगे वन आवरण है और ये वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी जारी किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में तीन प्रकार के भी इसमें आंकड़े निकलेंगे, है ना? पहला जो है टोटल क्षेत्रफल, पूरा अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के वन को गिने तो लगभग 44.25% जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, आधी आबादी जंगल से घिरा हुआ है, सीधी बात। 5% कम कर दिया जाए तो अब पूरे राज्य को भारत के देखा गया तो पूरे राज्य में टोटल वन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया, कुल क्षेत्रफल,
है ना, रिकॉर्डेड, जितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसको इसी नाम से जाना जाता है। अगर कभी पूछ दे आपको छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया टोटल परसेंट कितना है, तो आप बोलेंगे 44.25। अब उसमें हमारा राज्य का स्थान कितना है छत्तीसगढ़ का, तो चौथा स्थान प्राप्त है। सबसे प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आज भी क्या है, बहुत अच्छा खासा जंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा जो हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन आवरण। वन आवरण देखा जाए तो वन आवरण में हमारा स्थान कितना है, तीसरा स्थान है। दोनों में अंतर इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का स्थान तो चौथा पढ़ाए थे और मॉडल उत्तर में कितना ले लिया, तीसरा ले लिया। तो प्रश्न क्या पूछा है भैया, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे 44.25। अगर उसने पूछ दे कि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है, उसका रैंक कितना है, तो कितना है, तीसरा स्थान। और ये टोटल परसेंटेज है 41 के आसपास है, 41%। ये प्रश्न एक बार पूछा था, भारत में जितना जंगल है, भारत में जितना वन है और छत्तीसगढ़ में जितना वन है, तो पूरे भारत का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में ही है, तो कितना परसेंट, 12%। ये 12% हिस्सा छत्तीसगढ़ का जंगल भारत का कितना परसेंट है, भारत के वन का, ठीक है, भारत के वन का। भारत में कितना वन है, कितना आंकड़ा दिखाया था मैं, नहीं वो परसेंटेज है। अगर हम लोग उसका संख्यात्मक किलोमीटर देखें तो ये हो जाता है 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। उसका 12% छत्तीसगढ़ में है और 44% क्या है, 44% वो है छत्तीसगढ़ की जितना क्षेत्रफल है 1,35,1,1,35,192, 1,35,1,92 है ना, इसका कितना परसेंट, 25% क्या है, वन है, पूरा जंगल से घिरा हुआ है। तो आधी आबादी लगभग जंगल से घिरा। इसी कारण से हमारे यहाँ पे वनों को लेकर के और वन से लेकर के अलग ही टाइप का माहौल बनता है। क्योंकि जंगल क्षेत्र है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हमारे यहाँ स्थिति बन चुकी है। सकारात्मक स्थिति की वनोपज है हमारे यहाँ, है ना, वन्य प्राणी हैं, वन्य जीव हैं। और नकारात्मक चीज ये कि यहाँ पे जंगलों की आड़ में ही कई दशकों से आज नक्सलवाद वहीं पे पनप रहा है ना। अगर मैदान रहता तो आसानी से चिन्हांकित करके उनको सफाया कर दिया जाता। इतना घना जंगल है और इतने दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं कि हम आज भी उनके स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं पहुंच पाने का कारण संचार सुविधा का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव जिस क्षेत्र में है, इसलिए वहां पे नक्सलियों के विनाश के लिए वहां विकास जरूरी है। विकास होगा तो काम होगा। वनों का वर्गीकरण, अभी मैंने आपको एक वर्गीकरण बताया था। एक पर्णपाती टाइप के वन मिलते हैं, शुष्क और आर्द्र। एक वन का हमारे यहाँ सरकार ने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के जंगल को या बोले या भारत के जंगल को 3 टाइप से बांट के रखा है ना। जंगलों को 3 प्रकार से बांट के रखा है प्रशासन के आधार पर। 3 प्रकार के, पहला होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन और एक होता है अवर्गीकृत वन। और प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो आर्द्र पर्णपाती वन उष्णकटिबंधी और शुष्क पर्णपाती वन उष्णकटिबंधी। तीसरा वर्गीकरण होता है प्रजाति के आधार पर कि पेड़ों के प्रजाति, और छत्तीसगढ़ में 2 पेड़ को गिना गया है, एक तो सागौन को गिना गया है और दूसरा साल वृक्ष को गिना गया है, और बाकी को एक अलग सभी को मिक्स करके गिन दिया गया है, मिश्रित वन। तो साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। किसके आधार पर, उसके जाति के आधार पर। प्राकृतिक या भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर उष्णकटिबंधी पर्णपाती शुष्क और उष्णकटिबंधी पर्णपाती आर्द्र। अब देखते हैं सरकार ने अगर जंगल को वर्गीकरण किया है शासन ने, तो प्रशासन के आधार पर किस प्रकार से बांटा है। 3 भागों में बांटता है। एक को कहा जाता है आरक्षित वन, जिसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं।
जो जंगल बसे हुए हैं उस जंगलों को बचाने के लिए प्रशासन ने उस एरिया को बहुत कड़ाई से सुरक्षित रखा है, क्योंकि जंगल में लोग भी हैं, मतलब बसाहट भी है, वन्य जीव भी हैं। अब ऐसी स्थिति में, और दूसरा चोर भी हैं, लकड़ी चोर। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा रहा है, सरकार अगर वनों को, जंगलों को नहीं बचाएगी तो लोग वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में तस्करी करेंगे, है ना। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जो सामने सड़क के किनारे किनारे आपको घनघोर जंगल दिखेंगे, जैसे ही आप 300-400 मीटर जाओ तो पूरे के पूरे जंगल कट चुके हैं, अंदर घुसते जाओ तो मैदान दिखते हैं। कारण क्या है कि वहां पे सड़क किनारे के पेड़ को काट नहीं पाओगे, लेकिन आगे जाकर के आप क्या कर सकते हो, तस्करी। ले आ सो लो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, उसको अपने लिए, प्रशासन के लिए क्या कर दिया, उसको रिजर्व रख दिया। रिजर्व रखने के लिए दो मापदंड तय किए गए। पहला कि ऐसे क्षेत्र जहां पर सरकार ने वन्य जीवों को संरक्षित कर रखा है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको क्या कर दिया गया है, आरक्षित वन में डाल दिया। और दूसरा ये नियम लाया गया कि ऐसे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना किसी अनुमति के वहां जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आरक्षित है वो सरकार का। दूसरा, ये जैव विविधता और वन जीवों के लिए भी सुरक्षित है ना। तो ऐसी स्थिति में उनके संवर्धन और विकास के लिए वन और वन जीव, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म प्रजाति हैं, तो उनको बचाना हमारे लिए जरूरी है। अब छत्तीसगढ़ में जितना जंगल है, उस जंगल का, उस वन का 43.13% को क्या कर लिया गया है, रिजर्व रख दिया गया है। जैसे आप लोग किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं, बस्तर घूमने गए होंगे, तो बस्तर क्षेत्र में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सुने हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सरकार ने क्या किया है, आरक्षित किया है। लेकिन अरे यार इसको बंद कर। आरक्षित कौन सी जगह में किया है, ऐसे क्षेत्र 3 भाग में बांटा जाता है किसी राष्ट्रीय उद्यान को, ऐसे धीरे धीरे। एक होता है कोर जोन, है ना, और एक होता है बफर जोन, और एक होता है सामान्य जोन। 3 क्षेत्र में बांट के रखता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को। इस आउटर वाले जोन में आप लोग जा सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जंगली जीव जंतु आपको नहीं मिलेंगे, यहीं में घूमते घूमते आते हो आप लोग। फिर आगे जाओ तो बफर जोन, यहाँ पे आप लोगों को निर्देशित कर दिया जाएगा कि यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे कभी भी जीव जंतु आ सकते हैं, सांप से लेकर के, शेर से लेकर के, भालू से लेकर तेंदुआ तक। और कोर जोन, यहाँ पर ही कोर जोन में जितने जीव जंतु हैं उसको पूरा घेराबंदी करके, तार बांध के, कांटे का तार लगा करके यहीं पे उनको रखा गया है। पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित रखा गया है, जीव जंतु को। इतने सारे जीव हैं हमारे यहाँ पे, वन्य जीव प्राणी हैं जो आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेंगे। इतना घनघोर जंगल है, आप लोगों को बहुत कम ऐसे होते हैं जो वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते, क्योंकि उनको कौन से जोन में रखा गया है, कोर जोन में। यहाँ से उन लोग बहुत ही कम निकल पाते हैं, है ना। इसलिए तीरथगढ़ जलप्रपात घूमने जाए, कांगेर नाला घूमने जाए, तो आप लोग आउटर भी घूम पाते हो। तो पूरे वन क्षेत्र का 43.13% कौन रखा है, आरक्षित वन के रूप में रख दिया गया है। अगर आपको ये पूछे क्षेत्रफल कितना है, तो 25,780। कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा आरक्षित वन रखा गया है, तो पुराने आंकड़े के हिसाब से दंतेवाड़ा, और सबसे कम है कोरबा। ये आंकड़ा बदल सकता है बीच बीच में, जहां पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ज्यादा है वहीं पर ये आपको आरक्षित क्षेत्र ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद संरक्षित वन किसे कहा जाता है, आरक्षित वन समझ गए, किसके अंडर में रहेगा वो पूरा का पूरा, सरकार या वन विभाग। हमारे लिए सरकार वही है, वन विभाग के अंदर में वो रहता है। संरक्षित वन में
जो बफर जोन है वैसा टाइप का एरिया रहेगा। यहाँ पे जीव जंतु वन्य प्राणी कम देखने को मिलेंगे। वहां गांव है, बसाहट है, उन लोगों को लघु वनोपज जैसे महुआ बीनने, लघु वनोपज मतलब महुआ है, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी लेने, जीवन यापन के लिए, अपना गाय चराने, इन सब के लिए सरकार क्या कर देती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि आप लोग जा सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार के इमारती और कौन सी लकड़ी को, प्रतिबंधित लकड़ी को आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसा करने के लिए पूरा हमारा छत्तीसगढ़ का जितना जंगल है उतने का 40.21% को क्या कर दिया है, संरक्षित रख दिया है। आरक्षित कितना परसेंट, 43.13। संरक्षित कितना प्रतिशत, 40.21। इसमें सरगुजा सबसे ज्यादा आगे है संरक्षित वन में, और जांजगीर चांपा में सबसे कम है। और ऐसा वन जिसको हम लोग ओपन फॉरेस्ट कहते हैं, ये किसी भी प्रकार का प्रतिबंध यहाँ पे नहीं होता है। और जो आजकल हमारा जो गांव है, हमारा जो इलाका है, जो वन है, सामान्य वन है, तो आप लोग लकड़ी वकड़ी भी काट करके क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। कितना परसेंट हिस्से को, 16.65 हिस्से को अवर्गीकृत करके रखा गया है। इसको कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है ना। कितना, 16.65। तो आरक्षित कितना, 43.13। संरक्षित कितना, 40.21 और 16.65 या 66, सब मिला करके 100% होता है। कि कभी कभी 16.66 भी आए तभी हो गए 6 और 4 10, है ना। दूसरा वर्गीकरण है किस आधार पर, जो आप लोगों को बताया था, मौसम के हिसाब से। इसमें भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे उष्ण कटिबंधी, भारत के नक्शे में समझ रहे थे ना, वो इलाका क्या है, गर्मी कटिबंध या उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र। जैसे भारत का जम्मू कश्मीर कैसा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। दक्षिण भारत गर्मी वाला क्षेत्र है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, साउथ का असर हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग इक्वेटर के बहुत पास हैं। तो ऐसे में दो प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, शुष्क वाला और आर्द्र वाला। शुष्क वाले का परसेंट ज्यादा है, आर्द्र वाले का कम है। ये 51.65 और 47.89। प्रजाति के आधार पर जब छत्तीसगढ़ के पूरे जंगल को गिना गया तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ है, साल वृक्ष है। और साल वृक्ष में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बस्तर, इसलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। कितना परसेंट साल वृक्ष है, 40। एक परसेंटेज किससे निकाल रहे हैं, आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जितना वन है, उस पूरे वन में जितना जंगल है, उस पूरे जंगल में 40.56% तो क्या है, साल पेड़ ही है। ये बताना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ का जितना जंगल है, मतलब आपके गांव में जितना पेड़ होगा, एक उदाहरण समझिए, आपका गांव जितना एरिया है, आपके गांव का जितना पेड़ होगा, बहुत 10 प्रकार के पेड़ होंगे, उस 10 प्रकार के पेड़ में सबसे ज्यादा पेड़ बबूल का है। ऐसा समझ रहे हैं बात को। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में जितना पेड़ है, जंगलों में जितने प्रकार के पेड़ हैं, उसमें सब 40% तो कौन सा पेड़ है, साल पेड़ है। ये चीज है, कभी कभी परसेंटेज भी समझ नहीं आता ना, किसका कितना परसेंट भैया। तो जितना प्रकार के वन है उसमें से ज्यादा है। वैसे ही साल को हमारे यहाँ कौन सा वृक्ष माना गया है, राजकीय वृक्ष। इसका बॉटनिकल नेम भी पूछा गया था, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबिस्टा, सोरिया रोबाटा, सोरिया रोबिस्टा राजकीय वृक्ष माना गया है। और अगर इसमें भी पूछ दे कि उच्च कोटि का साल कहाँ मिलता है, तो बस्तर में केश काल में आपको उच्च कोटि के साल मिलेंगे। फिर दूसरा पेड़ की गिनती की गई। हाँ, ये जो पेड़ का नाम बता रहा हूं ना, ये हमारे लिए राष्ट्रीय वन है। पेड़ों का भी वर्गीकरण किया जाता है, राष्ट्रीयकृत वन और अराष्ट्रीयकृत वन। जिसको बहुतायत मात्रा में राष्ट्रीयकृत वन की विशेषता ये होती है, जैसे साल और सैगवन हमारे लिए राष्ट्रीयकृत वन है,
और ऐसे पेड़ों को आप किसी भी प्रकार की कभी भी कटाई नहीं कर सकते, है ना। तो साल का उच्च किस्म का साल कहाँ मिलता है? केशकाल की घाटी में मिलता है, और पूरे बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और ये आपको सीजीटीएटी में पूछा गया था। हाँ, कोंडागांव जिले में केशकाल की घाटी है, उस बहुत लंबी चौड़ी घाटी है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पेड़ की गिनती हुई सागौन पेड़ की, और ये देखा गया छत्तीसगढ़ के जितना पेड़ पौधा है उसमें 9.42% कौन सा पेड़ है? सागौन पेड़ है। कितना प्रतिशत? 9.42% सागौन पेड़। और सबसे अच्छा किस्म का साल कहाँ मिलता है हमको? नारायणपुर। आप लोग लिखेंगे क्या? सागौन वृक्ष 9.42%, और उच्च कोटि का सागौन नारायणपुर। ये थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे क्योंकि आंकड़े हैं, आपको कभी भी ये, चाहे पीडीएफ तो पीडीएफ हो रहा है, हो जाएगा फोकस। उच्च कोटि का सागौन, सागौन वन कुरसेल घाटी। नारायणपुर का कौन सी घाटी? कुरसेल घाटी। तीसरा जो है मिश्रित प्रकार का वन, पहला कौन सा वन हो गया? साल वन। कितना परसेंट? 40% के आसपास। सागौन वन मात्र 9%। साल सागौन राष्ट्रीयकृत वन है, और इस पे सरकार कहती है कि आप सागौन का वृक्ष आप अपनी इच्छा से लगा सकते हो, लेकिन अपनी इच्छा से काट नहीं सकते हो। सरकारी वन विभाग के अनुमति के बिना आप अपने घर में भी क्यों ना लगाएं। अगर वृक्ष लगाते हो तो आपको शाबाशी मिलेगी, लेकिन आप खुद का वृक्ष है उसके बाद भी आप काट देंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। वन विभाग सागौन को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक है, बस्तर क्षेत्र में हो चाहे सरगुजा क्षेत्र हो। सागौन का वृक्ष अगर आप कहीं भी लेकर आते जाते हो और विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको छोटा सा भी टुकड़ा मिल जाता है ना, तो आपको गैर जमानती वाहन जब्ती, वाहन जब्त तो हो गया, चाहे आप नया वाहन खरीद के क्यों ना ले जा रहे हो, तो आपको आजीवन जमानत नहीं मिलती है। वो गाड़ी सड़ जाएगा लेकिन सागौन नहीं सड़ेगा, है ना। मतलब समझ रहे हो, छोटा सा टुकड़ा नहीं ले जा सकते हो किसी भी प्रकार के वाहन में। हाँ, कौन सा, किस नेचर का? लकड़ी वाले, जो कहना चाहिए फर्नीचर के रूप में तब्दील नहीं हुआ है, ऐसे लकड़ियों को, जिसको हम लोग फारा बोलते हैं, है ना। अगर आप किसी प्रकार का फर्नीचर बना के ले जा रहे हो, तो स्पेशली आप अगर उसके संबंध में वन विभाग से अनुमति लेते हो कि हमने फर्नीचर बनाया है सागौन का, इस दुकान से बनाया है, तो आप कहीं भी ले जा सकते हो, ला सकते हो। उसके लिए बनता है ट्रांसफर परमिट, टीपी। 3 दिन के लिए रहता है वो वैलिड, है ना। तो 3 दिन के अंदर आपको उस सामान को जिस जगह पे जाना है उस जगह का, और जहां से ले जाना है उस जगह का पूरा नियम रहता है, समय रहता है इतने दिन के अंदर। अब अगर 10 किलोमीटर ले जाना है तो 1 दिन का टाइम रहेगा, है ना, इस पार से उस पार। और जितने रास्ते में अगर ले जाओगे और बैरिकेड में वन विभाग की तरह नाका में रोका जाता है और उस चिट्ठी पत्री को दिखाते हो, तो आप किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो पूरा का पूरा फिर से जब्ती होगा, बिल के साथ जमा करना पड़ता है, और जमानत नहीं मिलेगा। आपको मिल सकता है जमानत, लेकिन वाहन को नहीं मिलेगा। तो सागौन को लेकर के, क्योंकि राष्ट्रीयकृत वन है और हमारे यहाँ पर ये इमारती लकड़ी में बहुत ज्यादा उच्च कोटि की अलग ही विशेषता है ना, अलग ही विशेषता है साल सागौन की। ये साल वृक्ष का उपयोग क्यों किया जाता है? साल का उपयोग कहाँ किया जाता है पहले के जमाने में? हाँ, पटरियों के क्या बनाया जाता है? सागौन का। जब रेलगाड़ी होता था तो 2 चीजें, एक तो पटरी के नीचे बिछाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था मजबूती की वजह से साल सागौन का, और दूसरा रेलवे के अब स्लीपर बनते हैं, स्लीपर कोच, उसको भी सागौन का ही बनाया जाता था। तो इसके लिए उच्च कोटि का सागौन भी होना, जो लाइट वेट हो, है ना, मतलब वजन कम रहता है इसका और मजबूत ज्यादा रहता है। बबूल और इसको तुलनात्मक रूप से देखें तो वो
वजन ज्यादा रहता है मजबूती के साथ साथ, और इस पे जल्दी ये खराब नहीं होता। इसी कारण से इसके कई सारे फायदे हैं। मिश्रित वन, जो जो बच गया वो क्या है, मिश्रित वन। तो हमारे यहाँ मिश्रित वन की परसेंटेज है 43.56। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर मिश्रित वन को लिखिए। प्रश्न कैसे आया था कि आपको प्रजातीय आधार पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं, उसके बाद साल वृक्ष पाए जाते हैं, फिर सैगोन, ऐसे। बांस भी हमारे अच्छा खासा है। बांस को लेकर भी समय समय पे गाइडलाइन जारी होता रहा है। बांस को सबसे पहले कुछ समय पहले वृक्ष माना जाता था, अब इसको बांस को घास माना जाता है, घास। और जब वृक्ष माना जाता था तो इसकी कटाई को लेकर के, क्योंकि आदिवासी इलाकों में बांस को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाया जाता है, और बांस का उपयोग हमारे इस क्षेत्र में घर बनाने वगैरह के लिए, क्योंकि पहले सीमेंट का घर नहीं होता था, ढलाई वाला नहीं होता था, तो बांस से ही क्या बनाया जाता था, पूरा घर बनाया जाता था, छप्पर। उस क्षेत्र में जहां पर वन क्षेत्र है वहां की जनजातियों के द्वारा बांस के भ्रूण को नुकसान पहुंचाया जाता है। बांस का भ्रूण कहने का तात्पर्य है कि वहां से जैसे ही बांस की उत्पत्ति हो रही है और बांस बनने के ही उसके बचपन की अवस्था में उसको काट करके सब्जी खाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है ना, जिसको हम लोग करील बोलते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में पहले ये था वृक्ष था, तो किसी क्षेत्र में अगर करील बेचते हुए पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाती थी, क्योंकि आपने बांस को पूरा नुकसान पहुंचा दिया है। वैसे ही साल वृक्ष के अंदर भी भ्रूण होता है, जिसको अच्छे मात्रा में बस्तर क्षेत्र में भी बेचा जाता है, जिसको बोड़ा कहते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त ये खाद्य पदार्थ है। तो बांस को लेकर भी हमारे यहाँ अच्छा खासा 6% है बांस, तो आप इसको आप आसानी से कटाई कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये आंकड़ा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, नारायणपुर में। परसेंट के आधार पर, परसेंट के आधार पर किसी क्षेत्र के दो आंकड़े होते हैं, है ना, मान के चलो दो आंकड़े समझिए, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बीजापुर और सर्वाधिक परसेंट वाला जिला हो गया नारायणपुर। दोनों में अंतर क्या है सर? हाँ, तो वो तो वही हो गया, तो है क्या फिर वो क्षेत्रफल के आधार पर क्या, दोनों में कैसे आप लोग समझ रहे हो बातों को? पहला, नारायणपुर किस मामले में ज्यादा है, परसेंट के मामला में, और बीजापुर किस मामले में ज्यादा है, क्षेत्रफल के मामला में। तो दोनों में किस टाइप का हम लोग भेद करें कि हम लोग इस चीज को समझ जाएं, कैसे आप लोग इसको अंतर को समझ रहे हो? एग्जाम्पल से समझोगे? एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दो जिले हैं, एक जिला कौन सा है, एन से नारायणपुर, और दूसरा जिला है बीजापुर। नारायणपुर का क्षेत्रफल है, मान के चलो 500 वर्ग किलोमीटर फैला है। कौन सा, नारायणपुर। बीजापुर फैला हुआ है 700 वर्ग किलोमीटर में। बड़ा कौन सा है, 700 वाला बीजापुर है। अब यहां पर जंगल देखें तो इस नारायणपुर के जंगल में ये पूरा हिस्सा जंगल हो गया, है ना, ये पूरा क्या हो गया, जंगल हो गया। इसको देखने पर पता चला कि 400 वर्ग किलोमीटर में जंगल है, जो पूरे नारायणपुर का कितना परसेंट है, 80% है। कितना परसेंट है, 80% क्षेत्र है जंगल। ठीक है, फिर हम लोग कहां पहुंचे, ऐसे साइज बड़ा बना देता हूं जी, 700 रखा हूं मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। अब इसमें ये इस पूरे क्षेत्र में हो गया जंगल, ठीक है, लेकिन यहां पर जंगल तो है, लेकिन ये 720 वर्ग किलोमीटर में है, 420 कितने में, 700। परसेंटेज निकाले तो
60% में 6×7=42, 60% में जंगल है, लेकिन क्षेत्रफल में कितना है ये 420। अब समझिए, अब प्रश्न क्या कहता है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला नारायणपुर, कितना परसेंट में? अपने में वो 80% में जंगल लेके बैठा है, अपने जिले के अंदर भले एरिया क्या है कम है, उसका जो एरिया है उसमें तो 80% जंगल है ना। लेकिन बीजापुर में हालांकि परसेंटेज 60 है, लेकिन एरिया इतना बड़ा है कि इससे भी ज्यादा है, 420 किलोमीटर एरिया में। तो इस पे परसेंटेज वाली बात नहीं है, केवल क्षेत्रफल की बात है। ये चीजें अगर समझ जाओगे तो छत्तीसगढ़ का या भारत का जनगणना बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। जैसे रायपुर की जनसंख्या और नाथगांव की जनसंख्या, उसमें पूछा जाता है कि ओबीसी कहाँ है ज्यादा, है ना? तो ओबीसी परसेंट में नाथगांव में है, परसेंटेज में नाथगांव में, लेकिन संख्या में रायपुर में है, क्योंकि रायपुर का एरिया बड़ा है। तो दोनों में वही अंतर है, जंगल में और इसमें। क्लियर? कभी भी दो आंकड़े बार बार परेशान करें, न्यूनतम में भी समझ में आ जाएगा। अब वैसे न्यूनतम का है तो जांजगीर चांपा सबसे न्यूनतम जंगल वाला क्षेत्र है, बहुत कम परसेंट में। जब भी इसका आंकड़ा आएगा परसेंट में आएगा, इसका आंकड़ा संख्यात्मक माले में आएगा। चलिए, हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों को बचाने के लिए पूरे भारत में लेकर के यहाँ तक वनों को एक पॉलिसी बनाई जाती है। और भारत में 1921 में, बहुत समय पहले 1921 में, 1951 में, 1987 में वन नीति, 1988 में वन को बेहतर ढंग से अच्छा उपयोग करने के लिए नीति बनाई जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन नीति। तो वैसे जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ के गठन होने के 1 साल के अंदर ही हमारे यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए राज्य की एक वन नीति आई। वन नीति का मतलब जैसे उद्योग नीति था, देखे ना, कि जिस क्षेत्र को बढ़ावा देना है उनको बढ़ावा देना मतलब संवर्धन करना, बचा के रखना मतलब संरक्षित रखना, इनका उद्देश्य है। वहां से कुछ हम लोगों को जंगल से कोई उपजाऊ चीज मिल रहा है, वनोपज मिल रहा है, लकड़ी मिल रहा है, वन्य जीव से कुछ उत्पाद मिल रहे हैं, तो आर्थिक उपयोग होगा, है ना। उसके साथ साथ इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से जंगल इलाके वाले ही मेंटेन करके रखते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी प्रकार का वनों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका अपराध के लिए अपराध ब्यूरो और उससे के लिए एक स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय का भी प्रावधान किया गया था हमारे यहाँ राज्य वन नीति में। प्रश्न आएगा, छत्तीसगढ़ के राज्य वन नीति को कब लागू किया गया था? तो 2001 में। बातें जो हैं, जो भी बातें आएगी जंगल को बचाने, जंगल में वन जीव को बचाने के लिए बात आएगी, है ना, खत्म करने वाली बात आएगी तो हमारी नीति का हिस्सा नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ एक चीज और आया है, हर्बल स्टेट किसको कहा जाता है, ये भी बहुत पूछा गया है। हर्बल स्टेट को हम इसलिए समझते हैं, छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, जितना जंगल है, जंगल पे केवल आम, बबूल, नीम, इमली पेड़ नहीं मिलते या साल, सैगुन नहीं मिलते। यहाँ पर पेड़ों के बाद जो और नीचे जो क्षेत्र में हमको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, औषधीय मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर फिर बस्तर क्षेत्र बार बार इसलिए कहा जाता है कि बस्तर और सरगुजा में सबसे ज्यादा जंगल है, और इन दोनों क्षेत्र में औषधीय मात्रा। अभी एक व्यक्ति थे नारायणपुर के जिसको पद्मश्री मिला है ना, मैं नाम भूल गया, पिछला जो सत्र है, हेमचंद मांझी नारायणपुर के, वो व्यक्ति उसी नारायणपुर के जंगलों से औषधियों को इकट्ठा कर करके कैंसर बीमारी का इलाज करते हैं, है ना। वो किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं देते। वैसे ही बस्तर क्षेत्र के एक बकावन ब्लॉक में एक जगह है दशापाल, वहां पे एक व्यक्ति है जो किडनी से संबंधित बहुत सारे दवाई देते हैं, वहीं के जंगलों से इकट्ठा करके। तो इसी कारण से और बहुत सारे उत्पाद हमारे यहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं, है ना। और हो सकता है 64 जड़ी बूटियों से निर्मित आदिवासी तेल सुने होंगे, ठीक है, तो वैसा वाला भी हमारे यहाँ धीरे से आने वाला है। तो जैव विविधता से हमारे यहाँ विपुल भंडार है, औषधीय है, इस कारण से इस पूरे राज्य को
राज्य सरकार के द्वारा ही क्या माना गया है, राज्य हर्बल स्टेट है। कब इसको घोषित किया गया है, 4 जुलाई 2001 को। इसके लिए और औषधि पौधे को बढ़ावा देना ताकि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा इस पर आगे बढ़ सके। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे लघु वनोपज हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में वनोपज तैयार किया, हर पेड़ से कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो किसी का भी कोई भी जैसे जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है, फल है, सब चीज का कुछ ना कुछ उपयोग हो रहा है वनों का। तो इस कारण से वन का जो लघु अनुपज है, छोटे छोटे वनोपज है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे बांस हो गया, इमली हो गया, तेंदू, तेंदू का पत्ता काम आता है, तेंदू का फल काम आता है, तेंदू का पेड़ काम आ रहा है, क्या चीज काम नहीं आ रहा है तेंदू का, है ना। तो जंगलों को इस रूप में हम लोग समझ रहे हैं। एक और चीज था, हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में जंगल है कि जंगल को देख रेख करना, और मैं बता तस्कर बहुत ज्यादा है, तस्करों से बचाना, उसके साथ साथ उनका दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे लिखा था संरक्षण और संवर्धन। किसी भी चीज को आप बचाते हो तो वो भी उसका संवर्धन कहलाता है। पेड़ तो है, पेड़ है आपके पास, आपके गांव में 50 पेड़ है, 50 पेड़ है और आप वृक्षारोपण कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, पेड़ तो लगा दिए, है ना, लेकिन पेड़ 100 लगाए और एक भी पेड़ नहीं जगा, यही हो रहा है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, हर बार हम लोग वृक्षारोपण के नाम पे क्या कर रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनको संरक्षित और संवर्धित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ के इलाके को, जो छत्तीसगढ़ का हम इलाका देखते हैं, इस छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके को क्या किया गया है, वनों को अच्छे से बचा के रखने के लिए पूरे एरिया को वन वृत्त में बांट दिया है। किसमें बांट दिया है, वन वृत्त। तो वन वृत्त में 6 प्रकार के वन वृत्त इसको बनाए गए हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। जैसे हमारे यहाँ कितना संभाग है, 5 संभाग। ऊपर का कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। तो इस पूरे सरगुजा क्षेत्र को सरगुजा वन वृत्त रख दिया गया है। फिर उसके बाद यह है बीएसपी, बीएसपी संभाग, तो बिलासपुर वन वृत्त, रायपुर, रायपुर वन वृत्त, दुर्ग क्षेत्र में दुर्ग वन वृत्त, बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर वन वृत्त। क्योंकि बस्तर क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पेड़ है, इस कारण से इस बीच को और एक बार और 2 टुकड़े में कर दिया गया है ताकि नियंत्रण अच्छे से हो सके, है ना। बड़े क्षेत्र को 2 भाग में, कांकेर वन वृत्त। तो कितने वन वृत्त हो गए, 6 वन वृत्त। अब इस पूरे 6 वन वृत्त में, ये छोटा है ना, पूरे 6 वन वृत्त में जगदलपुर सबसे बड़ा, नहीं, बिलासपुर सबसे बड़ा वन वृत्त माना गया है, और सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग है। एरिया की बस्तर होता या जगदलपुर होता, लेकिन इसको 2 टुकड़े में रख दिया गया है, कांकेर को भी बना दिया गया है, इस कारण से इसका एरिया छोटा हो गया। कितने वन वृत्त होंगे हमारे यहाँ, 6 वन वृत्त। सबसे बड़ा वन वृत्त क्या है, बिलासपुर। हाँ, पूरा बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ये पूरे जंगल क्षेत्र में ये ले लिया है। गौरेला, पेंड्रा, मुंगेली, सब जगह जंगल ही है। शहरों को छोड़कर तो पूरा इलाका जंगल है। लेकिन दुर्ग जी संभाग में बड़े बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ एक भी प्रकार के पेड़ वेड़ नहीं है। सबसे छोटा वन वृत्त, दुर्ग सबसे छोटा वन वृत्त, दुर्ग डेस करके सबसे छोटा लिख लीजिए। चलिए इसको देख लेंगे। सरगुजा पहला हो गया, बिलासपुर सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, बिलासपुर। उसके बाद दुर्ग क्या है, सबसे छोटा वन वृत्त। छत्तीसगढ़ ने वन को 6 वन वृत्त में और 32 वन मंडल में बांटा है। आप लोगों ने कभी फॉरेस्ट रेंजर भर्ती सुने होंगे, है ना, वन मंडलाधिकारी सुने होंगे, वन मंडल सुने होंगे। तो हमारे यहाँ पर कितने वन मंडल हैं, 32, और हर जिले में एक वन मंडलाधिकारी, है ना। जैसे एक जिले में कलेक्टर होता है, जो कलेक्टर पूरा जनता का क्या होता है, सेवक होता है, और जिले में एक ही एसपी होता है
जो पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा क्या होता है, प्रशासक होता है, वैसे ही जंगलों का, है ना, उस जिले का जंगल का रखवाला कह सकते हैं, उसका प्रमुख क्या कहलाता है, वन मंडलाधिकारी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएफओ। हाँ, डीएफओ। उसके बाद आता है नीचे में फिर फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, एसडीओ, फिर रेंजर, एसीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एसडीओ को एसीएफ। बीच में आप लोगों को सुने हो एसीएफ भर्ती होगा, एसीएफ भर्ती होगा, साइंस वाले भरते हैं उसमें, तो वह है, सुने थे। उसका मैं आप लोगों को पद सोपान दिखाऊंगा, है नीचे में बना के रखा हूं। वनों को अच्छे से रखने के लिए हमने वन नीति बनाई, और उसके साथ साथ एक हम लोग ने क्या किया, एक निगम बना दिया, मंडल का गठन किया, वन विकास निगम। कब, मई 2001 में। इस सन को महीने के साथ याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 2001, तारीख 1 मई 2001। फिर उसके बाद परियोजना मंडल में बांटा गया है। इसके बारे में अभी बता रहा था, हमारे यहाँ पर औषधीय बोर्डों को, औषधीय पौधों को स्पेशली पूरे देश में माना जाता है, अच्छी स्थिति में इनको समझा जाता है, तो इनको संरक्षित रखने के लिए एक बोर्ड का ही गठन कर दिया गया है 2004 में, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, औषधीय पादप बोर्ड। पहले इसका नाम औषधीय पादप बोर्ड था, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने इनको बहुत लंबा चौड़ा नाम दिया है, क्योंकि नाम में बहुत सारी गहन बातें छिपी हुई थी, उसको ध्यान से पढ़े तो औषधीय पादप बोर्ड को रखा गया है छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधीय पादप बोर्ड, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। इनकी अध्यक्षता में औषधीय जो पौधे हैं उन पर, या फिर जो हमारे यहाँ पे लघु वनोपज है उन पर क्या होता है, नीलामी के लिए नियम बनाए जाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनते जाएगा वो क्या होता जाएगा, इसका हमेशा से अध्यक्ष रहता जाएगा। वन मंत्री इसके बाद में उपाध्यक्ष रहेंगे। तो ये वनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, जानकारी तो बहुत है, लेकिन आपके परीक्षा उपयोगी या शिक्षक भर्ती के उपयोगी ये चीजें आ सकती है। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में वन जीव का संरक्षण। अभी हम लोग पेड़ पौधों के बारे में बात की, इतना प्रकार का वन है, इतने जंगल हैं। अब जंगल में क्या पाए जाते हैं, वन्य जीव। उनको बचाने के लिए सिंपल सा है, 2-3 कॉन्सेप्ट। वनों को बचाने के लिए एक तो हम लोग क्या बनाए हैं, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के और भारत के बहुत सारे जगहों को क्या किया है, आरक्षित कर दिया है, और वहां पे वन जीव को रख दिया है। जीव जंतु को 2 प्रकार से संरक्षित रखा जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे जीव जंतु मतलब छोटे से चांटी से लेकर हाथी तक हमारे लिए क्या है, वन्य जीव है। और छोटे से पौधे से लेकर विशालकाय बरगद के वृक्ष तक हमारे लिए पेड़ पौधे हैं। इन दोनों को बचाने के लिए या फिर उन पे रहने वाले जीवों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, एक वन जीव संरक्षण का कॉन्सेप्ट। तो जीवों को 2 प्रकार से संरक्षित किया जाता है, कोई भी जीव जंतु को। इसको कहा जाता है इन सीटू और कहा जाता है एक्स सीटू। ये आपको इन्वायरमेंट में या फिर जूलॉजी में पढ़ने मिलता है। इन सीटू संरक्षण क्या है और एक्स सीटू संरक्षण क्या है। जो भी जीव जंतु हैं हमारे यहाँ पर, हाथी, घोड़ा, सांप, तेंदुआ, मतलब जहरीलों से लेकर के शाकाहारी से मांसाहारी, सर्वाहारी, जो खतरनाक भी हैं और नहीं भी हैं, अगर उनको जिस क्षेत्र में वो हैं, जिस क्षेत्र में उनका निवास स्थान है, जो जंगल में वो रह रहे हैं, जो जंगल में उनका जीवन यापन चल रहा है, वहीं से उनका पोषण हो रहा है, वहीं उनका अनुकूलन हो रहा है, वहीं बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको उसी स्थान पर घेर के क्या कर देना, उसी स्थान पर संरक्षण कर देना,
क्या कहलाता है? इन सीटू। हिंदी में इसको कहा जाता है स्वस्थानीय, उसके खुद के स्थान पर संरक्षित कर देना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। अब इसके लिए क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं बड़े बड़े क्षेत्र में, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा, राज्य सरकार इसको अप्रूवल देता है कि हाँ आप बना सकते हो, तो होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी भारत सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, राज्य सरकार स्थान देता है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम लोग हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर जो जीव जंतु जिस जगह पर है, जो जंगल में है, उसको वहीं पर रख दिया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का ऐसे में वन जीव क्या हो रहे हैं, उनको संरक्षण मिल गया, मतलब वन विभाग ने उस जगह को घेर दिया, किसी लोगों को, शिकारियों को या लोगों को या फिर अन्य प्रकार के जीव जंतु, जहां जैसे छोटे मोटे क्षेत्र में, जैसे हिरन वाला क्षेत्र है तो शेर को थोड़ा दूर रखो, पारिस्थितिक तंत्र को गड़बड़ा देगा, है ना, शिकार करके खत्म कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्षेत्र हिसाब से पेयजल, पानी, खाना पीना, ये वहीं पे व्यवस्था किया जाएगा जिस स्थान पर जीव जंतु है। एक होता है एक सीटू पर स्थाने। पर स्थाने का मतलब होगा यहां पर कोई जीव जंतु रह रहा था, उसको हो सकता है जंगल की कमी के कारण, हो सकता है यहाँ पर जलवायु चेंज हो गया है, मौसम बदलाव हो गया है, अब वो जीव जंतु यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ के जीव जंतु को उठा करके दूसरा जगह लाया जाता है और उनको संरक्षण किया जाता है, उसको कहा जाता है एक्स सीटू। जैसे चिड़ियाघर, मैत्री गार्डन सुने हैं ना, वहां पे बड़े शहर में कहां से शेर भालू आएंगे, है ना? उनको क्या किया गया है, दूसरे स्थान से ला करके इस जगह पे रखा गया है। लेकिन इसमें ध्यान दिया ये जाता है कि जो शेर, जो भालू, जो बंदर, जो सर्प जिस जगह पे था, वैसा यहाँ पे जलवायु मिलना चाहिए, वैसा अनुकूलन मिलना चाहिए, वैसा टेम्परेचर मिलना चाहिए, वैसा उनको वातावरण मिलना चाहिए, वैसा उनको खान पान मिलना चाहिए, वैसा उनको ठंडा, वैसा उनको गर्म, वो चीजें मिलनी चाहिए, तब उनको ला के रखा जाता है। क्योंकि अभी 3 साल पहले कोरोना के समय में माननीय नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया से, है ना, और नामीबिया या केनिया से चीता लाया था, जानते हैं, सुने थे, नामीबिया के चीते, और उनको ला करके, नामीबिया के चीतों को ला करके हमारे मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर वो उन्होंने पूरा चश्मा पहन कर उनको छोड़ा था, ध्यान है सबको, वहां से चीता लाया था। अब उनके लिए ये हुआ था कि उनको किस प्रकार का संरक्षण देना था जीव को, पर स्थाने। तो वहां से, क्योंकि भारत में चीते 50 साल से लुप्त थे, पहली बार चीता लाया गया था, पूरा देश खुश था। तो नामीबिया में जो वातावरण है, जो गर्मी है, जो अनुकूलन, टेम्परेचर, तापमान, हवा हवा जो चलता है, वन का स्थिति, भारत के लगभग 80 से 90 राष्ट्रीय उद्यानों में रिसर्च किया गया था और एक कुनो राष्ट्रीय उद्यान उनके लिए बेहतर फिट हुआ था। उनको लाया गया और चीते को छोड़ा गया। 8-9 चीते थे, जिसमें 3 चीतों को पहले चरण में यहाँ छोड़ा गया। कुछ महीनों बाद, लगभग साल भर बाद, चीते मर गए। सुने क्यों? क्योंकि उनके लिए जो अनुकूलन के लिए सर्वे किया गया था, नामीबिया की गर्मी और यहाँ का जलवायु, यहाँ का वातावरण उनको सूट नहीं किया। 2-3 जगह से लाने वाले थे, अभी फिर से कहीं छोड़े हैं। तो अनुकूलन होना जरूरी होता है। इस कारण से पूरा सरकार क्या करता है, जिस स्थान पे जो जीव जंतु है, मेहनत कर लो, इंसान हो तो घेराबंदी कर सकते हो, बाउंड्री वॉल कर लो भाई, व्यवस्था कर लो, लेकिन उनको उठा के दूसरी जगह मत ले जाओ। क्योंकि अगर बचपन से इनको लाया जाता छोटे अवस्था में, तो वो अनुकूलित हो सकता था, लेकिन आप उसको एक परिपक्व अवस्था में किसी क्षेत्र पे लाते हो तो सोनापन में मर गया होगा, है ना भाई, जिधर जाओ उधर समझ नहीं आता है। तो एक्सपेरिमेंट सरकार का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो
वैसे ही हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है इन सीटों को, जो जहां पर है 44% भाग में जंगल है तो यहीं पे संरक्षित रखो। तो भारत सरकार ने आज के डेट में 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य बना के रखे हैं। तो इनको देख लिख के वन प्रशासन के लिए, वनों को बचाने के लिए ये जो आंकड़ा है देखिए कैसे कैसे काम करता है, नीचे से देखते जाएंगे। हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ को वनों को सबसे लास्ट एरिया में बचा के रखा गया है और सबसे ज्यादा दौड़ भाग करने की जिम्मेदारी जो दी गई है उनको दी गई है फॉरेस्ट गार्ड को। वन विभाग का सबसे छोटा पद होता है और चूंकि वन विभाग में सभी पद ऐसे हैं शारीरिक रूप से सक्षम होंगे वही लोग वन विभाग में नौकरी कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटर वगैरह या भृत्य वगैरह को छोड़ करके, क्योंकि सभी को जंगल में जाना है, हाइट हेल्थ अच्छा होना चाहिए और फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी अभी आपको करनी है तो शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इनका काम क्या है फॉरेस्ट गार्ड का? हाँ, जंगलों पे रहना और जंगलों की रक्षा करना और वहां पे वन्य जीवों का भी रक्षा करना है ना। वन क्योंकि इनका ये सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल पे घूमते हैं, इनको पता रहता है कि कौन सा जीव कहाँ जा रहा है, कौन सा जीव कहाँ जा रहा है और क्या उस क्षेत्र पे शिकारियों के द्वारा क्या शिकार किया जा रहा है, क्या उसको देख रेख करना। एक प्रकार का हमारे यहाँ आरक्षक बोला जाता है ना, पुलिस आरक्षक, जो सबसे ज्यादा घूमते रहते हैं। कहीं भी आप लोगों को मिलेगा तो आपको फॉरेस्ट गार्ड सबसे मिलते हैं, जिसको हम लोग उस एरिया को जहां पे फॉरेस्ट गार्ड घूमेंगे उस एरिया को वन बीट कहा जाएगा। वो उसका इलाका है, इतने क्षेत्र में गार्ड का एरिया है, दूसरे क्षेत्र में दूसरा गार्ड देखेगा, 2-2 3-3 गार्ड का वन बीट बना दिया जाता है। अभी भर्ती चल रही है फॉरेस्ट गार्ड की, वन रक्षक, वन क्षेत्रपाल, सुने हैं ना, तो उन्हीं का है वन क्षेत्रपाल या वन रक्षक। पुलिस वर्दी पहनकर ही, हाँ, वन विभाग की वर्दी मिलती है, उनको पहनकर ही आपको घूमना रहता है। अगर धोखे से उस जंगल का शेर, भालू, तेंदुआ बस्ती में आ गया तो पकड़ेगा कौन? फॉरेस्ट गार्ड। और शारीरिक रूप से कमजोर रहोगे है ना तो फिर परेशानी है। इसीलिए फिर उसके बाद इस पूरे एरिया में 3287 छत्तीसगढ़ में इतने वन बीट हैं, तो इतने वन रक्षक की आवश्यकता है। कुछ भर्ती हो चुकी है, कुछ भर्ती होती रहती है, अब एरिया बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद इनके ऊपर का एरिया बढ़ जाता है, ये वन बीट है, तो इसके बाद इस और बड़ा एरिया जिनको हम लोग बोलते हैं वन परिक्षेत्र। वन परिक्षेत्र को देखने के लिए जो अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसका नाम होता है डिप्टी रेंजर, ठीक है, डिप्टी रेंजर। स्टार लगा होता है कंधे में, डिप्टी रेंजर जाता है और क्या करता है, उनके माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड काम करते हैं, है ना। सेकंड क्लास पोस्ट है। उसके बाद उससे बड़ा क्या कहलाता है? रेंजर। ये परिक्षेत्र को देखता है, उसके सहायक वन परिक्षेत्र है, उसके ऊपर क्या होगा? परिक्षेत्र। उसके ऊपर क्या है? उप वन मंडल, इसको देखता है एसडीएफओ। जैसे हम लोग अपने प्रशासन को समझें तो हमारे यहाँ पर अनुविभाग बोला जाता है, अनुविभाग को देखने के लिए हमारे यहाँ कौन है भाई? एसडीएम होते हैं। वैसे ही वन अनुविभाग को देखने के लिए कौन है? एसडीएफओ। ये मान के चलो रेंजर है और हमारे लिए ये क्या कहलाता है? दूसरे रूप में देखें तो ये तहसीलदार का है, रेंज का रहता है, पद वेतन सब सेम रहते हैं इनके। डिप्टी रेंजर क्या है हमारे लिए? नायब तहसीलदार है। और ये फॉरेस्ट गार्ड क्या है हमारे लिए? पटवारी का काम करता है। पटवारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार के गांव होते हैं, एक होता है वन ग्राम, एक होता है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में आप लोग नक्शा खसरा B1 लेके जाओगे तो यहाँ पे साइन रहेगा पटवारी का, ठीक है। लेकिन अगर वो क्षेत्र वन ग्राम है, पूरा का पूरा जंगल वन मंडल के अधीन है, वन विभाग के अधीन है, तो वहां पे साइन किसका रहेगा? उसके प्रमुख का, है ना। चाहे वो डिप्टी रेंजर के नीचे का कर्मचारी नियुक्त कर दे या इसके ऊपर का, इनको वन बीट क्षेत्र में जब कुछ काम कराओगे तो फॉरेस्ट गार्ड आपको अनुमति देके काम करवा सकते हो, जो सीनियर होते हैं।
तो तुलनात्मक रूप से देखिए, अब जिले में जिला अधिकारी कहलाता है वन मंडल, हर जिले में एक वन मंडल है ना, और एक जिले में दो वन मंडल बांट दिया गया है, तो 33 वन मंडल हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, और एक वन मंडल और जोड़ा गया है जो अब वर्तमान में 34 डीएफओ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ये कलेक्टर का एक मान सकते हैं जिला का प्रमुख, तो कलेक्टर के हिसाब से वन मंडलाधिकारी, और ये जो होता है आईएफएस होता है। आईएफएस मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रमुख होता है, वो काम करता है, कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं बन सकता। या फिर जो एसडीएफओ है वो आगे जा करके क्या करेगा, इसका काम करता है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में एसीएफ भी बोलते हैं। एसडीएफओ को क्या बोलते हैं, एसीएफ। इसी की भर्ती निकली थी, एसीएफ, रेंजर और डिप्टी रेंजर। और सीसीएफ, सीसीएफ कितने हैं, 6 वन वृत्त हैं। 6 वन वृत्त के प्रमुख को कहते हैं सीसीएफ। उसके बाद राज्य एक है, तो राज्य में राज्य वन विकास निगम है जिसका प्रमुख होता है पीसीसीएफ, प्रधान वन संरक्षण अधिकारी, है ना, प्रधान मुख्य वन संरक्षण अधिकारी जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार के इन लोग अपने अपने क्षेत्र में जंगलों को बचाने, वन्य जीव को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी जानना जरूरी है आपको कि पद सोपान क्या है इसका। चलिए इस पर हम लोग आगे अब फिर कल बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सा, एनसीएफ 2023, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं 2-3 दिन से नहीं हो पा रहा था। कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान का। उसके बाद हम लोग कल इस पर छत्तीसगढ़ में चर्चा करेंगे, इस पर छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना, नदी के बाद सिंचाई होना है, तो वो बहुत छोटा टॉपिक है, बांध वगैरह पढ़ना है उसमें। उसके बाद परिवहन है, कहाँ कहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे, कहाँ कहाँ से स्टेट हाईवे, कहाँ कहाँ से वायु परिवहन, जल परिवहन, ये ठीक है। अभी कम से कम जल्दी खत्म हो जाए इस हफ्ते छत्तीसगढ़ का ये भूगोल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ जल्दी खत्म हो जाएगा उम्मीद है। तीज त्योहार, परंपरा, ये भी आप लोग जानते ही हैं, तो उसको लेकर हम लोग पढ़ाई करेंगे। एनसीएफ 2023, एक दिन हम लोग एनसीएफ 2005 पे चर्चा किए थे, है ना। अब चर्चा कर लेते हैं एनसीएफ 2023 पर। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर 2005 को समझ गए हैं तो 2023 भी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए एनसीएफ 2005 की मैं मुख्य बातें बता देता हूं, ये हो सकता है थोड़ा देर बाद बंद हो जाए, फिर चालू करना पड़ सकता है। एनसीएफ 2005 ये कहता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या के लिए सुझाव है, ये फ्रेमवर्क का मतलब एक सुझाव है कि टीचर को क्या क्या करना चाहिए या पुस्तक में क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला ये था, बच्चों को रटने की प्रक्रिया से क्या करना, मुक्त करना। बच्चों को रटने की प्रक्रिया से क्या करना था, मुक्त करना था। दूसरा ये था, बच्चों को बिना बस्ते के बोझ के, है ना, याद आ रहा है, बिना बस्ते के बोझ के क्या करना, शिक्षा देना। तीसरा ये था, जो टीचर होगा वो केवल और केवल सुविधादाता के रूप में रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। चौथा बात ये था कि एनसीएफ 2005 ये कहा कि जब बच्चों को पढ़ाया जाए, चाहे वो किसी भी विषय में है, बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाएगा उसको समाज से जोड़कर,
परिवेश से जोड़कर, वातावरण से जोड़कर ही पढ़ाया लिखाया जाए। ये प्रमुख बातें थी। इस बीच में पूरे के पूरे बातों में एक दो बातें जो छूट गई थी उनको कंप्लीट करने का जिम्मा अब उठाया है किसने? एनसीएफ 2023 ने। एनसीएफ 2023 क्यों लाया गया है? एनसीएफ 2023 से पहले पहली रूपरेखा बनी थी 2022 में। 2022 में रूपरेखा बनी, उसको रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया, उसमें एक दो चीजें और जोड़ दी गई। सीधा सीधा कनेक्शन इसका है एनईपी 2020 का। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी शिक्षा नीति बनी है, एनईपी मतलब होता है नई शिक्षा नीति। इस पर भी एक क्लास हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नई शिक्षा नीति क्या है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। एनसीएफ और नई शिक्षा नीति का कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे एक दो चीजें जोड़ी गई है और एनईपी कहता है कि जैसे जैसे बच्चों का उम्र होता जाएगा वैसे वैसे प्रणाली ही बदल दी जाएगी, है ना। कितने स्टेजों में शिक्षा है? 4 स्टेजों में। एनईपी नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान आएगा, अभी देखेंगे। तो उन चारों स्टेजों में क्या क्या पाठ्यक्रम होगा उम्र के हिसाब से ये डाल दिया। उसमें नहीं था उम्र के हिसाब से, ये उम्र के हिसाब से डाल देता है कि इस उम्र के बच्चों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसको पैटर्न ही बदलो। परीक्षा कैसे ली जाए, समाज से कैसे जोड़ा जाए, वातावरण से कैसे जोड़ा जाए, उसको लेकर के ये काम करता है। तो इसको पढ़ेंगे ध्यान से और क्या क्या चीजें, नई चीजें आपको जानने मिलेगी उसको देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ सेम नाम है, सन बदल दिया गया है 2005 का, क्या कर दिया जाएगा 2023। पूरे भारत में किस चीज के लिए? सिलेबस तय करने, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक बनाने और जो शिक्षा प्रणाली है या प्रथा को उनको डिजाइन करने के लिए क्या देता है? एक दिशा निर्देश के रूप में काम करता है एनसीएफ, और शुरू से काम करता आ रहा है। ठीक है, एनसीएफ के कार्य हैं, प्रश्न है तो क्या करेंगे? एनसीएफ का काम होता है सिलेबस तैयार कैसे किया जाए, पाठ्य पुस्तक कैसे बनाई जाए, टीचर को कैसे कैसे पढ़ाना होता है, उस पर क्या करता है? एक व्यापक दिशा निर्देश देता है एनसीएफ। बात को मानो चाहे मत मानो, वो अपना बता दिया है, क्योंकि इसके कुछ सुझावों को सरकार नहीं मानती है, तो सुझाव दाता है, सुविधा दाता है। तो अभी का जो एनसीएफ है, नई एजुकेशन जो सिस्टम है 2020, उसी का एक अंग के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य है शिक्षा के लिए समग्र, समावेशी और बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इसको आप लोग कहीं लिख लेंगे यहां से, एनसीएफ 2023 हेडिंग डालें और लिखेंगे एनईपी। एनसीएफ एनईपी का अंग है, लिखेंगे भाई एनसीएफ 2023 एनईपी का अंग है, एनईपी 2020 का अंग है, और इसका उद्देश्य यहां तक लिखेंगे। लाइन टू लाइन प्रश्न उठ सकता है तो ध्यान रखेंगे। किसका अंग है? 2020 का अंग है, और इसका उद्देश्य शिक्षा के लिए समग्र, समावेशी। समावेशी का अर्थ मैंने बताया था कि हर जाति, समुदाय, स्त्री पुरुष सबको क्या करना? एक साथ लेकर के चलना। और बहुविषयक दृष्टिकोण मतलब कोई भी व्यक्ति, आज के समय में एक आदमी एक विषय लेके पढ़ा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। हम तो आर्ट्स वाले हैं भैया, साइंस में जा नहीं सकते। हम तो साइंस वाले हैं, कविता लिख नहीं सकते। हम तो गणित वाले हैं, बायो कुछ नहीं पता। ऐसा हो रहा है ना। तो उस चीज से बच्चों को क्या करना? उस मानसिकता से हटाना, और बच्चों को हर विषय के बारे में दृष्टिकोण होना चाहिए। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो सभी विषय पे क्या होते हैं? कमांड रखते हैं। तो बचपन से उनको हर विषय में स्ट्रांग बना दिया जाए तो आगे बढ़ेंगे ही। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया बहुविषयक दृष्टिकोण को आगे बढ़ावा देना। भविष्य में एनईपी कहता है कि आप 10वीं के बाद जब 11वीं पढ़ें तो गणित विषय ले सकते हो,
और कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स, तीनों विषय लेकर पढ़ सकते हो। और वैकेंसी निकालो, हम जहां जाना चाहें वहां चले जाएंगे। ये उच्च शिक्षा में है, तो एमए कोई भी विषय में कर सकते हो आप, ऐसा है ना। तो आप 11वीं के बाद कोई भी विषय चूज कर सकते हो, ये रहेगा। आपका समय तो निकल गया, लेकिन आपको जो नौकरी मिलेगा विषयवार मिल रहा है, जैसा भी है उसका अभी एक प्रयास किया गया। शिक्षक भर्ती में कोई भी विषय भर सकते हो, आर्ट्स वाले कोई नहीं दिखे, ये हुआ ना, बायो वाले कोई नहीं दिखा, सब इंजीनियर लोग बने हैं अभी, या मैथ्स वाले बने हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो ये देखिए, चलो चर्चा करते हैं अब। तो नया दृष्टिकोण क्या है कि ये नवीनतम ढांचा एनसीएफ 2022 के निर्धारित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, और उम्र के हिसाब से 3 साल के बाद ही बच्चों को शुरू देना है फाउंडेशन कोर्स, है ना। यहां से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों को चरणबद्ध ढंग से क्या करना है, स्कूली शिक्षा के रूप में कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसके लिए क्या चरण बनाए गए हैं, अलग अलग चरण बनाए गए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण चीजों पर बात करता है जिसको आप लोग लिखे हैं। पहला चीज ये कहता है कि बहुविषयक, है ना, लिखे हैं अभी, अधिक बहुविषयक और समग्र शिक्षा की ओर परिवर्तन। समग्र शिक्षा मतलब सभी प्रकार की शिक्षा। यहाँ पर दीवान सर जी इसको आप बताएंगे, समग्र शिक्षा का मतलब क्या होता है। यस, यह समग्र शिक्षा का मतलब होता है बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ खेल, वो भी आएगा, पुस्तकीय पाठ नहीं है, खेल खिलवाना, साहित्य में रुचि, सांस्कृतिक क्षेत्र में रुचि, सामाजिक क्षेत्र में रुचि, भावनात्मक क्षेत्र में रुचि, नैतिक क्षेत्र में रुचि। तो हो गया ना समग्र शिक्षा। क्योंकि ये समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट कुछ ही साल पहले आया हुआ है और भारत सरकार ने इसको हायर करके रखा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ पर कुछ सालों से समग्र शिक्षा के नाम पर अलग से एक फंड जारी किया जाता है। पहले राज्य सरकार हमको पैसा देती थी, स्कूल को पैसा देती थी कि आप बिल्डिंग बनाओगे, ये खर्चा करोगे। अब यहां से पैसा आता है पूरे देश में, स्कूल विभाग में। कहां से? एक संस्था ही बन गई समग्र शिक्षा के नाम से, है सर, यहीं से पूरा फंडिंग। हाँ, उसी को पहले एक सुने हैं सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सबको मर्ज कर दिया गया और उसको समग्र शिक्षा के नाम से कर दिया गया। इसको इसलिए किया गया है कि ये हर क्षेत्र को लेकर के काम करेगा। दूसरा ये कहता है एनसीएफ, बच्चों को पुस्तकों को क्या नहीं करना है, रटाना नहीं है, रटने के बजाय उन पर विश्लेषण करने की क्षमता और आलोचनात्मक तथ्य। कहने का मतलब है कोई मुद्दा आप बच्चों को दे दिए तो उसके पक्ष में भी बोलने आना चाहिए और विपक्ष में बोलने आना चाहिए, है ना। तो वो कहलाता है आलोचना। आलोचना को हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में कमेंट्स। कमेंट होता है, क्या होता है? कमेंट। आलोचना मतलब होता है कमेंट। क्रिकेट में जो दोनों पक्षों को लेकर बात करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करता है, उसको कमेंटेटर कहते हैं, है ना। लेकिन कुछ सालों से लग रहा है कि हिंदी भाषी या जिस देश का वो है उसी देश की तारीफ करते जाता है। अब माही आने वाला है, सुने ना, अब कोहली आएगा। बस वही चीजें हैं। आलोचनात्मक मतलब होता है किसी चीज का हर पहलू पर क्या करना, बात करने की क्षमता होना, ये आलोचनात्मक तथ्य कहलाता है। इस पे आलोचना में आप अपने सुझाव भी देते हैं सही और गलत को लेकर के। उसके बाद एक नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना में बदलाव करना किसका है? 3 बिंदु हैं, इस पर अधिक के स्थिति में एनसीएफ 2023 बात करता है। ठीक है, अब बहुविषयक या समग्र शिक्षा, इसी को अब क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। एक एक करके मैं तीनों चीजों को बताता हूं। तो बहुविषयक और समग्र शिक्षा का एनसीएफ का अभी लेटेस्ट अपडेशन हुआ है और ये कहता है, हेडिंग समझ गए हैं अब। जो चीजें आप पेपर में शब्द पढ़ेंगे तो एक बिंदु ध्यान रखेंगे, बच्चों को क्या बनाना है, हर विषय में टैलेंटेड होना चाहिए और उसके अंदर क्या नहीं चाहिए,
हर प्रकार के उनके अंदर शिक्षा होनी चाहिए, खेल में भी वो आगे रहे, सांस्कृतिक साहित्यिक सब में आगे रहे, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज ये कहता है कि जितने भी विषय अब तैयार किए जाएंगे वो कैसे होंगे, लचीलापन होगा और बच्चे खुद चयन कर सके, उनके लिए वैकल्पिक होनी चाहिए। जो विषय वो लेना चाहिए, अनिवार्य विषय नहीं होने चाहिए। अभी आता है ना अनिवार्य विषय, लेना पड़ेगा आपको, एक ठो होता है ना, उस पर अब क्या मिलेगा आपको, विकल्प। आपको पूरे 12 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, है ना, लेकिन वो भाषा के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। गणित नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है तो मत पढ़ो, पूरे 6वीं से 12वीं तक का गणित छोड़ के पढ़ाई कर सकते हो। तो ये क्या बनाया जा रहा है, शिक्षा को लचीलापन और वैकल्पिक बनाया जा रहा है। ये पहले नहीं था, अनिवार्य विषय के रूप में लेना ही पड़ेगा भाई, है ना। अब आपको आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स के जितने हैं टॉपिक, उन्हीं में से अनिवार्य रूप से 3 विषय चुनना है ना, पीसीबी पीसीएम, बस लेना ही पड़ेगा। तो नहीं, हमको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ना है तो ले सकते हो, ये होगा। तो हमारे यहाँ पे लागू होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण जो 2005 में नहीं थी वो था व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। बच्चों को कक्षा 6वीं से ही, कब से ही, 6वीं से ही एक टॉपिक मिलेगा कि आप कौशल विकास कैसे कर सकते हो, किस क्षेत्र में आप व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हो उसको लीजिए और पढ़ते जाइए। आपको जिस विषय में रुचि है उसको एक ठो कौशल विकास के रूप में आपको लेना है और पढ़ते हुए जाना है। अब 6वीं से 12वीं साल तक आप लोग पढ़ते जाएंगे, है ना, मतलब 6-7 साल तक किसी टेक्निकल चीज को बचपन से ही सीखते जाओगे, वो भी रुचि के अनुसार लेना है ना। जैसे आपको संगीत में रुचि है ना, गिटार बजाने में रुचि है, अगर किसी जगह उपलब्ध है तो आपको उस वाद्य यंत्र के हिसाब से 6 साल आपको सिखाया पढ़ाया जाएगा। आप संगीतज्ञ बन सकते हो, फिर भविष्य में आपका रोजगार बन हो सकता है। तो आप जब भी व्यावसायिक शिक्षा की बात आए तो आगे स्कोप का इसमें है, इसमें है। तो आप जब भी अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो फ्यूचर में अभी जो भी चल रहा है वो नहीं चलेगा, है ना। बच्चों के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, एआई। तो कंप्यूटर या मोबाइल बच्चे देखते हैं तो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा उनको इस चीज पर ही काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये जो नोट्स पीडीएफ मिलता है ये भी किसका देन है ये, है ना। नहीं तो हर दिन में नोट्स बना रहा हूँ, ये पूरे लिखे हुए नोट्स है ना, रोज 5 घंटा लगता है इसको तैयार करने में। बीच बीच में कम से कम आप लोगों का मन लगा रहेगा, ऐसे फोटो भी डालना पड़ता है। ये कोई पुस्तक का ऐसे फोटो खींच के नहीं पढ़ा रहा हूँ, बनाया जाता है। तो किसका मदद से, एआई, है ना। और कुछ चीजें सुविधा भी कर देता है नोट्स बनाने में। अगला जो परीक्षा प्रणाली होगी वो किस प्रकार के बच्चों को तनाव को कम करने और अपने परिणाम को सुधार करने के लिए सेमेस्टर प्रणाली और मॉड्यूल बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर बोर्ड की शुरुआत हो चुकी है। मॉड्यूलर बोर्ड का मतलब होता है जैसे कि हमको पता है कि 8वीं तक का बच्चों को पास करना है, कहता है ना, आरटी कहता है कि बच्चों को 14 साल तक फेल नहीं कर सकते। लेकिन अभी 5वीं और 8वीं की बोर्ड का इतना दबाव बन चुका है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर या फिर टीचरों के ऊपर, लेकिन जब तक कड़ाई नहीं करेंगे बच्चे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तो उनके लिए परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। परीक्षा आयोजित की जा रही है तो बच्चों को फेल करना है। फेल हो गए तो उसके बाद 1 से 2 महीना समय है, फिर से उनको उस विषय में पढ़ाना है जिस विषय में फेल हो गया है। उसके बाद वो फिर से फेल हो गया, तब उसको अगले समय में कुछ सिखा विखा करके कक्षा उन्नति करना है। तो ये दबाव होगा, तब भी बच्चे का दबाव कम। सेमेस्टर प्रणाली का मतलब होता है कि पूरा का पूरा साल भर ना पढ़ा करके आधा 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 सिखाते जाओ, वो आगे बढ़ता जाएगा, छूटता जाएगा, जिससे वो अपने आप में सुधार करने का भी मौका उनको मिलेगा। और ये तो समझ ही गए कौन सा विकास, समग्र विकास। ये जो इमेज है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये एनसीएफ 2023 का सबसे प्रमुख इमेज माना जाता है। आप जिस समय पढ़ाई किए हो, जिस जमाने में पढ़ाई किए हो, उसको कल्पना करिए
और एनसीएफ 2023 के बाद बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये कल्पना कीजिए। ये इमेज एनसीएफ 2023 को पूरा दिखा देता है। हर एक चीज को देखिए, हर चीज को देखिए, पढ़ाई कैसे होगी भविष्य में। कहीं से भी शुरुआत कीजिए। बिल्डिंग आपके समय में खपरा वाला रहा होगा, ठीक है, ट्रिपल है, ये होंगी। एसी वेसी नहीं दिख रहा होगा तो एसी भी लगा हुआ है ऑफिस में ना, ठीक है। अब देखिए समग्र विकास का पहला, ये जो इमेज दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, आप तो बैठे हो, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देख के बताएंगे। बड़ा कर दूं क्या? नहीं दिख रहा है। यहां पर ऊपर दिखा देता हूं तो फिर अच्छे से दिख जाएगा। इस इमेज को देखिए, आपको एनसीएफ का कौन सा मुद्दा दिख रहा है? बिल्कुल ये इमेज ना पुरस्कृत हो चुका है कॉन्सेप्चुअल ढंग से। बताइए भैया युगल। समग्र शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा। इसमें आपको बालक और बालिका दोनों खेलते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। वो जो इमेज बनाया है ना, बहुत कॉन्सेप्ट को लेके बनाया है, आलतू फालतू में हम लोग इसको निकाल लेते हैं। समावेशी समग्र शिक्षा तो खेल कूद सभी, स्कूल के बाहर कोई भी पढ़ाई क्लासरूम में नहीं हो रही है, पहली बात, ठीक है। एनसीएफ तो यही चाह रहा है ना कि स्कूल के बाहर की गतिविधियों से जोड़े। तो ये समावेशी शिक्षा, महिला पुरुष बालक बालिका एक साथ होंगे। उसके बाद ये पेड़ भी कुछ दर्शाता है, पर्यावरण संरक्षण को। ये क्या दर्शा रहा है? हम सीधे सीधे किससे जुड़ रहे हैं? विज्ञान से जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। बच्चों को हम लोग बता देते हैं कि ऐसे स्कोप से देखने से चंद्रमा हमको पास में दिखता है, बस इतना ही बता के निकल जाते हैं। देखो पुस्तक में एक फोटो बना हुआ है, हम लोग फोटो देखते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं ना। लेकिन वाकई में कैसे दिखता है, बाहर निकल के बच्चों को दिखाया जाएगा और रियल टाइम एक्सपीरियंस इनको दिया जाएगा। ये एजुकेशन मिलने वाली है। अब भैया ये देखिए, ये इमेज पूरा क्या कहता है। ये व्यक्ति अगर आज के समय में चाहे तो पेड़ पौधे लगाना है, अरे बैठा रहा भाई, तो हाथ पैर नहीं चले थे, बैठा मन पेड़ लगा का था, ये होता कहाँ जावे घाम के आस में। ये पूरे कार्य में अपना सहभागिता निभाएगा, किसी भी प्रकार का इनको भेदभाव नहीं करना। वो सक्षम नहीं हो पाएगा कुछ जिस जगह पर, वो खुद ही बैठ जाएगा, लेकिन हम क्यों बैठाएं उनको पहले से, ठीक है। उसके बाद पीछे ये भी दिख रहा होगा, 3 साल के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा। ये है प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आंगनबाड़ी नहीं खोला गया है, बच्चों को खेलने और खिलाने के लिए लाया जाता है। उसी बीच में उनको पढ़ाने का मन किया पढ़ा दो, वैसा ही है। अगर ये 3 साल का बच्चा पूरी एक्टिविटी को इस तरह से देख रहा है तो कैसे इनका समग्र विकास नहीं होगा? होगा ना। फिर उसके बाद नेचर देखिए, ये भी अपने आप में, ये बच्चा अपने में खेल रहा है, ये जो भी सामान मिल गया है विज्ञान का उसको लेकर के ये काम कर रहा है। बच्ची भी अब चाहे जिस क्षेत्र में जिनको रुचि है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास भी यहाँ दिख रहा है ना। ये खेल अकेले खेल रहा है, ये विज्ञान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। जो चीजें संभावित हो सकती थी, और ये इस इमेज को भी पढ़ना एक कला है। आप कितने बारीकी से इसको पढ़े हैं, समझे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस्ता से लेके पुस्तक कापी लेके सब बाहर है। अब कुछ प्राइवेट संस्थान ऐसा करने का प्रयास करती है, इसके वजह पेमेंट बहुत ज्यादा लेती है ना। संसाधन और सरकार का जो सहयोग है, वो आर्थिक सहयोग जब तक नहीं हो पाएगा, भारत एक प्रकार का अभी विकासशील देश है, अविकसित देश है, तो ऐसी स्थिति में इतने संसाधनों को हर शासकीय स्कूलों में प्रदान करना संभव नहीं हो पाता है ना। और सरकार ऐसा नहीं कि प्रयास करती है, बहुत सारे पैसे शिक्षा को लेकर के आता है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर इस संस्थान तक नहीं पहुंच पाता।
ये वास्तविकता है। यही कारण है कि आज हम लोग आज भी पुस्तक में ही चांद देखते हैं, पुस्तक में ही सूर्य देखते हैं, है ना, नहीं देख पाते। ऐसा आप लोग तो बायो और मैं उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स वाले भी हो, कितना प्रयोग किए हो अपने संस्था में, ये आप लोग ही को ही पता है, प्रैक्टिकल, है ना। स्पेशली साल भर प्रयोगशाला में हर विषय, जैसे पाठ खत्म होता है गतिविधि कराने के लिए आपको लैब रूम जाना है, आज भी 11वीं 12वीं में, और हर 11वीं 12वीं वाले संस्थान में प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की गई है। अभी फिर से भर्ती हुई थी 19 में, लेकिन वो साल भर, वो जब वार्षिक पेपर के पहले प्रैक्टिकल होता है ना, उसी में करवा देता है कुछ कुछ, नहीं तो साल भर वो दूसरा विषय पढ़ाते रहता है, हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ा देता है वो, है ना। लेकिन उसका काम है भैया, साइंस के जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं, संबंधित चीजों को जाए और कंटेंट लेके और सहायक उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए। वो एक तो ऐसा ये वाला कांच एक ठो मिलता है वहां पे, और वर्नियर के लिपर्स वाला एक ठो मिलता है, और ज्यादा कुछ नहीं, स्केल मिलता है बड़ा बड़ा, हो गया, ठीक है। तो ये बहुविषयक और समग्र शिक्षा का दृष्टिकोण हम लोग देख लिए, लचीलेपन का, व्यावसायिक शिक्षा पे बढ़ता फोकस देखेंगे, संशोधित परीक्षा प्रणाली और समग्र विकास निर्धारित करता है। अब ये उम्र के हिसाब से इनको बांट दिया गया है। बच्चों को शुरुआती से 3 से 8 वर्ष की उम्र में क्या किया जाएगा, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं FLN, ठीक है। इसका प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षकों को बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, 2 साल हो गया, है ना, मास्टर ट्रेनर बैठे हैं, वो प्रशिक्षण देते हैं, सर देते हैं। और 3 साल के बच्चों को क्या करना है, खेल आधारित शिक्षा देना है, सामाजिक भावनात्मक पर विकास देना है, रिश्ते नातों को समझाना है। तो उसका इमेज यहीं पर है, ये है, ये जो इमेज है फंडामेंटल स्टेज, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, उसी बीच में पढ़ा देना है, गिनती हिंदी सिखा देना है ना। उसके बाद 6वीं या फिर 9 से लेकर के 8 से लेकर के 11 साल तक गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उनको आगे थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते जाना है, और रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच का प्रोत्साहन देना है 8 से 11 साल तक। जो NCF का कॉन्सेप्ट है यहीं से आया है। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा 8वीं कक्षा तक, अर्थात 11 साल से 14 साल तक की उम्र तक, अंतः विषय शिक्षा को और व्यावसायिक शिक्षा को अच्छे से उनको आगे ले जाने के लिए प्रयास करना है। उसके बाद जब वो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में चले जाएं, तो इमेज भी देख सकते हो, उनको विषय चयन में अधिक लचीलापन प्रदान करना है। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कैरियर को कैसे बनाना है, कैरियर गाइडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी चीज को सोच सके, उस कोई भी प्रॉब्लम है उसको समस्या का समाधान कर सके और अपने जीवन कौशल को बेहतर कर सके, इसके लिए भी 18 साल तक का ध्यान देना है। ये कौन कह रहा है, NEP 2020 भी कहता है, उसके एवज में सिलेबस तैयार करने का जो मार्गदर्शन मिलता है NCF 2023 भी कहता है। 5 और 23 में अंतर समझ में आ रहा है। फिर यहाँ रटने वटने वाला बात ही नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से, अगर ये है प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, ये पढ़ा रहा है, और वो भी 2 बच्चे 4 बच्चे को लेकर प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, और पूरा का पूरा जो कार्य किया जा रहा है बच्चे के द्वारा ही किया जा रहा है, ना कि शिक्षक के द्वारा। तो इस प्रकार ज्यादा बातें नहीं, 5-6 टॉपिक है जो हेडिंग है, उसको बस ध्यान में रखेंगे, तब भी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं प्रदर्शन में। उसके बाद जो समग्र शिक्षा है, समग्र विकास, कैसे कैसे उन पे क्या क्या आदतों का विकास होगा, ये बिंदु है जो बुक्स वगैरह नोट्स में था, उसको डाल दिया हूँ। ये आपके लिए ऐच्छिक है, इसको ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। 18-20 बिंदु, 12-13 बिंदु हैं। ये FLN संख्यात्मक साक्षरता, लिखने आना और संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान, उसको FLN कहा गया है।
और फ्यूचर में पढ़ाई कैसे होगी, बार बार मैं बता रहा हूँ, एआई से ही फ्यूचर में पढ़ाई की जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो आप भविष्य में टीचर बनने वाले हैं तो आपके अंदर भी एआई के गुण होने चाहिए, है ना। मतलब आपको एक तो पीडीएफ कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो भविष्य में बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, एआई बहुत जरूरी है। ऑडियो वीडियो का यूज करना पड़ेगा, स्लाइड का मतलब पीपीटी बनाना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव संसाधन। जैसे मैं आपको जो पढ़ाने का जो तरीका अपनाया हूँ, कैसे मैं आकर्षक हो सके, दो तरीके से होते हैं। एक तो मैं व्याख्यान विधि देता, भाषण देता और आप लोगों को बताता, आप जो जो इंपॉर्टेंट रहता वो लिख लेते। लेकिन इससे क्या हो रहा है, दो फायदे हो रहे हैं। एक तो सुन भी रहे हो, दूसरा स्क्रीन में जो चल रहा है उसको देख भी रहे हो, तीसरा देख रहे हो फिर पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और बीच बीच में जो इमेजेस मिल रहे हैं उससे वो चीजें कॉन्सेप्चुअल रूप से आपके माइंड में सेट भी हो रहा है। इसी कारण से इंटरेक्टिव पैनल जो बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह में यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए एआई बहुत जरूरी है। तो अपने पास मान लीजिए इंटरेक्टिव पैनल है, डिजिटल बोर्ड ही है, चल रहा है, लिखते बन जाता है, बहुत है। कल हम लोग बात करेंगे आगे फॉरेस्ट में, और इस पे बात करेंगे गणित के कुछ टॉपिक पे। गणित बनाना है धीरे धीरे, है ना। हो सकता है अगर टाइम मिले तो पेडागोजी का कुछ हिस्सा गणित का बताऊंगा, या फिर मैथ्स बनाएंगे। ठीक है, आओ भाई अभी कंटिन्यू आते जाइए, कब बीच में फिर अवकाश हो जाए तो। सब लोग जुड़ेंगे कल 6 बजे।